देखिए, सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे भी 20 फरवरी वाले दिन क्वेश्चंस आते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम सामाजिक विज्ञान के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर लें जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं भाई, तो 20 फरवरी को आने वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जितना हो सके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर पढ़ लेते हैं और अगर हम मॉडल पेपर के साथ पढ़ लेते हैं प्यारे साथी, तो हमारे लिए एक तरीके से पेपर का अनुभव हो जाएगा। मतलब पेपर करने से पहले हमको पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में हमारा पेपर किस तरीके से आने वाला है। क्लास को अगर आपने स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देखा तो लगभग आपका डाउट सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इस क्लास के अंदर मैं आपको एक सरप्राइज भी बताने वाला हूं, और अगर कोई छात्र इस सरप्राइज को सुनता है, समझता है और इसे फॉलो करता है भाई, मेरी गारंटी है कि आप सामाजिक जैसे पेपर में आप इजीली 82, 85, 89 नंबर आप ला सकते हो, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी। पेपर में जो हमारा मॉडल पेपर है सेम उसी आधार पर हमने इसे बनाया है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, है ना। और स्टार्टिंग के सभी को 15 मिनट सभी लोगों को भाई पेपर पढ़ना है। ठीक है, अपने भैया की बात याद रखनी है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट हमको पेपर को केवल पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या ये वह क्वेश्चंस है जो हम पढ़ के गए हैं, क्या इनमें से कोई क्वेश्चंस हमें आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस पे आने हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर में, तो भाई नंबर 1 से लगाकर, मतलब 1 से लगाकर टोटल 20 नंबर तक, टोटल 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वह 20 क्वेश्चंस आपके होंगे एमसीक्यू के, है ना। तो यहाँ से मैं आपको एक एक करके, है ना, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से नोट करना, है ना, इनका स्क्रीनशॉट करना और हो सके तो अभी तैयार कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ था वह किस देश में हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रवाद जो हुआ था वह किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो भाई सभी को पता होना चाहिए, फ्रांस में हमारा सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो चलिए सभी लोग बताएंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क का जो भाई संबंध था वह किससे था, जर्मनी देश से था। ये आंसर सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। भाई तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ किया था। इसका आंसर भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है प्यारे साथी वह कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर मैं मुख्यालय की बात करता हूँ तो ये हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अभी के अभी तैयार कर लेंगे एकदम। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा है कि बंगाल में सबसे पहले, ठीक है, जूट मिल कब शुरू हुई। बंगाल में पहली जूट मिल या मील करो। ठीक है, तो जूट मील की बात हो रही है। ठीक है, तो बंगाल में सबसे पहले जूट मिल कब शुरू हुई थी भाई। तो आंसर नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, 1855 यानी 1855 ईस्वी में हमारी बंगाल में सबसे पहले क्या होता है, बंगाल की पहली जूट मिल जो थी वह शुरू हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो बताइए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय योग्य है कि प्रवाह है कि जैव संसाधन है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगर मैं लौह अयस्क की बात करता हूं तो ये हमारा एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसा है भाई, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी इन 4 में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है। भाई किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कपास की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कपास की मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी यहाँ पर कौन सी होने वाली है। तो
तो यहाँ से हमारा काली मिट्टी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर आप बिल्कुल सही करेंगे। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप अभी के अभी तैयार कर लें। जब भी क्लास देख रहे हो 1 से 2 बार इनका रिविजन कर लें और इन क्वेश्चंस को पेपर से पहले रट के चले जाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सलाल बांध जो है भाई ये किस नदी पर बना हुआ है। अगर मैं सलाल बांध की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर हम बात करते हैं भाई सलाल बांध की। किसकी बात करते हैं? सलाल बांध की बात करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज अ पॉसिबल, मतलब अगर आपका सपना है बोर्ड परीक्षा में 90+ लाने का, तो सिर्फ आपको सपने को अपने अच्छे से अप्लाई करना है। मतलब सपने को सोचते रहना कि मुझे 90+ लाने हैं, 90+ सामाजिक विज्ञान में लाने हैं। और इसके लिए हितेश भैया ने कहा था कि सबसे पहले आप लोग लगभग 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ तैयार कर लो, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में। और अगर आप 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ तैयार कर लेते हो, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। मैं दिखाता हूं। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं वह आपके 60 ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपके लिए एकदम ढूंढ करके रखे हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हैं। और अगर आप ये 60 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो, इसके नेक्स्ट क्लास आपकी इसी सामाजिक विज्ञान की होने वाली है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक की क्लास को शेयर कर देना भाई। चैनल का नाम याद कर लेना, हितेश भैया F24 क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट चीज़ें देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करते हो, डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के हैं, आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है भाई, सभी को पता होना चाहिए कि सीढ़ीदार खेती जो होती है ये हमारी कहाँ पर की जाती है भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं, चना तरबूज वगैरह दे रखा है। अगर मैं सीढ़ीदार खेती की बात करता हूँ तो भाई सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश या तो उत्तराखंड मान लो, ठीक है, उत्तराखंड मान लो, है ना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये जो दो देश हमारे हैं ना, ये जो हमारे 2 देश हैं, सॉरी ये जो 2 राज्य हमारे हैं जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारी सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगर इन 2 ऑप्शन में से आपको पेपर में कोई भी एक ऑप्शन नज़र आता है भाई तो उसको आप बिल्कुल सही करके आएंगे। इसके पहले हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन था कि सलाल बांध जो है वह किस नदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी छात्र क्लास को देख रहे हैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है भाई, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रवि की फसल है। अगर मैं रवि की फसल की बात करता हूँ, रवि नहीं रवि की फसल, ठीक है, रवि होता है भाई, रवि होता है कि रवि होता है, आई डोंट नो, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है, रवि होता है कि रवि होता है भाई। तो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कि रवि होता है कि रवि होता है, रवि होता है कि रबी होता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इनमें से रवि की अगर मैं फसल की बात करता हूं प्यारे साथी, तो गेहूं हमारी एक तरीके से रवि की फसल होती है और साथ ही साथ चना भी हमारी एक रवि की फसल होती है। तो ऑप्शन नंबर चना गेहूं है नहीं भाई, तो चना हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो बेल्जियम में इनमें से फ्रेंच हो गया, डेनिश हो गया, डच हो गया, जर्मन हो गया। तो बेल्जियम में इन 4 भाषा में से कौन सी ऐसी बोली है जो कि नहीं बोली जाती है, कौन सी ऐसी भाषा है जो नहीं बोली जाती है। देखिए फ्रेंच जो होती है भाई बेल्जियम में बोली जाती है, डच जो होती है बेल्जियम में बोली जाती है, जर्मन जो होती है बेल्जियम में बोली जाती है, लेकिन अगर मैं डेनिश की बात करता हूं तो ये बोली नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनिश को आप बिल्कुल यहां सही करेंगे।
12 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना की मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर हमारा इंग्लैंड ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो यहां पर 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा इतना अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हम तैयार करें उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस हम पेपर में अच्छे से करके आएँ। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके जाने हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसके साथ साथ मैं आपको लिए क्लास नेक्स्ट लेकर के आऊँगा जहां पर मैं आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं भाई। तो क्लास में जुड़े मतलब कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बेहतर तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो में बताए गए मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं भाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तैयार बिल्कुल मतलब इनको तो छोड़ के भी मत जाना, राइट। 13 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सूची का विषय नहीं है। तो इनमें से संघीय सूची का विषय कौन नहीं है भाई। देखिए संघीय सूची की अगर मैं विषय की बात करता हूं तो रक्षा जो हमारा होता है संघीय सूची का विषय नहीं है। भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है, सभी को पता है भाई 18 वर्ष होती है मताधिकार की आयु। अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपना जो वोट है, अपना मत जो है वह दे सकते हो, है ना। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो इसके बाद अगर हम ऑप्शन में देखता हूं भाई तो 25 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष और 28 वर्ष ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आप लोग 18 वर्ष बिल्कुल सही करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर और 20 नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन हैं और हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है अभी के समय वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके सही करके आने हैं, है ना। वह हमारा सबसे पहला काम होगा। इसके बाद हम अभी आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक क्वेश्चन जिसमें हमारे लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वह सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां पर नहीं है। भारत, श्रीलंका, अमेरिका कर लो यहां पर, ठीक है, अमेरिका तो बेल्जियम। तो अमेरिका हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई कि संघात्मक शासन कहाँ पर नहीं है तो श्रीलंका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो उपभोक्ता को न्याय पाना है तो उसको जाना चाहिए भाई पुलिस स्टेशन भी जाना चाहिए, उपभोक्ता केंद्र भी जाना चाहिए और सिविल न्यायालय भी जाना चाहिए और जिलाधिकारी भी जाना चाहिए। मतलब कि अगर हम 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए तो पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहिए, सिविल न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और जिलाधिकारी के पास नहीं जाना चाहिए तो उपर्युक्त उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए। कहाँ पर, उपर्युक्त उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनेवा। मतलब अगर हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है हमारा ये कहाँ पर स्थित है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। तो देखो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप एक तरीके से गलत कर लो, क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर ठीक नहीं दे रखा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन सभी छात्र एक तरीके से करेंगे, इसको रॉन्ग है ना। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। वाशिंगटन, जिनेवा, लंदन, टोक्यो। देखो निम्नलिखित में से विकसित देश कौन सा है। देखो जिनेवा है कि लंदन है कि टोक्यो है कि वाशिंगटन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं
और उन सभी से भाई हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी लोग भी देख रहे हैं भाई कमेंट करोगे तो आप सभी की कमेंट को हितेश भैया लाइक करेंगे, है ना, इस दिल वाले इमोजी के साथ में। और सभी से भाई हमारा निवेदन है कि आप अंदर मोटिवेट रहिएगा कि हमारा पेपर साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी का भी पेपर हो भाई बेहतर जाने वाला है। बस एक बात याद रखना, पेपर से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है सबसे पहले उसको एक जगह नोट कर लेना कि क्या क्या मेरे पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आता है, यानी वर्णनात्मक क्वेश्चंस में आता है। और जो जो चीज़ें आती हों उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार कर लेनी है। और पेपर से पहले इस बात को याद रख के जाना कि बस मैंने मेहनत की है और बस मेरे जो भी मार्क्स हैं भाई वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। बस अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा और बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। बस इस बात को याद रखना कि आपने मेहनत की है, भले ही 2 से 3 दिन आपने पढ़ाई की हो, बस मेहनत से करना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो अगर मैं आरबीआई की बात करता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक की मैं बात करता हूं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो यहां से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ष 1935, यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अब जो हमारा टारगेट है भाई वह हमारा है कि हमको पेपर में जो हमारे 70 नंबर का पेपर आता है इसमें भैया हमारा 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन और 50 नंबर का हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आता है। तो ये जो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक क्वेश्चंस आता है ना, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को यहीं पर होती है। और इस दिक्कत को, इस समस्या को हम अभी की अभी सॉल्व करने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना कि हमारा जो टारगेट है वह है कि भैया ये वर्णनात्मक क्वेश्चंस में जितने भी हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या करने हैं कि इनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह सारे क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं। हमारा केवल इतना टारगेट होना चाहिए कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस में कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लघु और दीर्घ, पेपर से पहले वह सारे हमें तैयार करने कैसे भी करके। और उसके लिए आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, हितेश भैया आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप बेहतर तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके लिए हम जो भी चीज़ें हो सकेंगी जिससे आपके बेहतर नंबर आ सकेंगे ना, हम वो सारी चीज़ें करेंगे आपके लिए, है ना। और हमने जैसा कि आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, क्लास को लास्ट तक देखना, आपके लिए सरप्राइज़ था। चलिए उस सरप्राइज़ की बात कर लेते हैं भाई, क्या सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ इस तरीके से है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाना चाहते हो, दिल से बेहतर नंबर लाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के चाहते हो कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना कि आपकी बात आपके हर जगह हो, आपके मामा जी, आपके चाचा जी, आपके हर लोग बात करें कि मेरे लड़के ने इतने नंबर लेकर आया, मेरा भतीजा इतने नंबर लेकर आया, मेरा भांजा इतने नंबर लेकर के आया। तो इस तरीके से अगर आप सुनना चाहते हो कि सारे लोग आपकी तारीफ करें तो आपको बेहतर नंबर लाने पड़ेंगे। आपको 85, 89 और 90 नंबर लाने पड़ेंगे सामाजिक विज्ञान में, और आप ला सकते हो अगर आपने केवल 3 दिन भी मेहनत से तैयारी की, है ना। तो इसके लिए यार हमारा टारगेट क्या है कि आपके लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ रेडी की है जिससे कि हर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आए। देखो आपके लिए हमने स्पेशल ऑफर के रूप में एक बहुत पहले से चीज़ लॉन्च की थी। न्यू ईयर स्पेशल ऑफर ई बुक के लिए था। ई बुक में क्या होगा भाई मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ई बुक आप लोगों को पढ़ने वाली है ये मात्र 15 रुपये की पढ़ने वाली है। सबसे पहले ही मैंने बता दिया ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाएं कि ये भाई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और इतनी सस्ती है कि इतने में कुछ भी नहीं मिलता आज के समय में। लेकिन इस 15 रुपये की ई बुक के अंदर, जो कि आपको एक तरीके से भाई PDF के फॉर्म में होगी, ये इस 15 रुपये की PDF के अंदर, ई बुक के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। आपको यहाँ 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होते ही नहीं सामाजिक में भाई। सामाजिक विज्ञान में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पर आपको मिलेंगी ई बुक के अंदर, सब कुछ आपको मिलेगा। बस ध्यान से सुनना 2 मिनट मेरी बात को। आपको बेहतर नंबर लाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ओपन करना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, आपको यहाँ पर ई बुक का लिंक मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट की ई बुक का लिंक आपको पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसको भी ई बुक लेना है ले लेना। बहुत सारे लोग ले चुके हैं भाई। मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये ऑफर रखा था, लेकिन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ले चुके हैं। ठीक है, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बिल्कुल भी इस चांस को मिस मत करिएगा। आपके लिए ऑफर खुला हुआ है, जिसको भी लेना है भाई, जिसको लेना है जाइएगा। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, इतनी कम फीस है। मात्र 15 रुपये में आपके लिए मैं सारी चीज़ें दे रहा हूँ। 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर, केवल अगर आप केवल ये 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर को एक बार देख लेते हैं, इनके क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और 10 मॉडल पेपर अगर आप पेपर से पहले लगाना बैठ जाते हैं तो एक दिन के अंदर सारे मॉडल पेपर आप लगा लेंगे। और अगर आपने सारे मॉडल पेपर लगा लिए, डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ 90 से ज़्यादा नंबर आप लाने वाले हो। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो हिंदी का पेपर है वह सबसे पहले आपका होने वाला है। और हम चाहते हैं भाई कि आप सभी लोग अपना हिंदी का पेपर बहुत बेहतर तरीके से करके आएँ। तो देखो यार, आपके लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग के पेपर को अच्छे से किया है तो आपके सारे पेपर अच्छे से जाएंगे। तो एक तो हिंदी की 18 फरवरी वाली तैयारी के लिए आपको हिंदी की ई बुक ले लेना है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो भाई सोशल साइंस की और हर एक सब्जेक्ट की ई बुक ले लेना। हर सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 75 रुपये है, और 75 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आप सभी को पता है कि आज के समय में अगर हम एक रजिस्टर लेने जाते तो उसका प्राइस भी 100 रुपये होता है। और अगर एक हम क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक में कुछ भी नहीं होता। मैं बताऊं, क्वेश्चन बैंक में इतनी लेंदी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट उसको पढ़ते ही नहीं हैं, और उसका प्राइस भी 100 रुपये है मार्केट में। लेकिन 75 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट की चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं, और इंडिविजुअल है। मतलब अगर आपका मन है तो आप हिंदी की ले सकते हो, इंग्लिश की ले सकते हो, मैथ की ले सकते हो, है ना। तो जिसको भी लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाइएगा। और अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हो अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करना, तो मात्र 15 रुपये में एक सब्जेक्ट का प्राइस है, जाइएगा। और मेरे हिसाब से तो आप अगर मेरा ओपिनियन चाहोगे तो भाई सभी ले लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक बार ली है और फिर उन्होंने कमेंट किया है कि भैया जी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या मैं और भी ले सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई सारी सब्जेक्ट की ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये तो हो गई हमारी सरप्राइज़ की बात। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि पेपर में हमारे जो लघुत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं इनको किस तरीके से करना है, और कितने पेज में करना है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या करना है, सब कुछ बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि लघुत्तरीय क्वेश्चंस आपके पेपर में 4 नंबर के आएंगे। टोटल हमारे 16 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 16 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और टोटल हमारे क्वेश्चंस 8 होंगे, लेकिन करने केवल 4 ही होंगे। ठीक है, तो जितना हो सके हम लोगों को या क्या करना है भाई कि एक क्वेश्चन को करने में अपना लगभग 1.5 पेज करना है। 1.5 पेज के अंदर एक क्वेश्चन करके आना है। तो सबसे पहले आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करें कि नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी। रूढ़ी सरकार जो थी वह रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। इसको स्पष्ट कीजिएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन कीजिएगा। तो कपड़ा उद्योग में जो क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारक थे उनका आप लोगों को वर्णन करना है। तो ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं और ये क्यों आवश्यक है। जो संसाधन संरक्षण है ये क्यों आवश्यक है और इसकी 2 कोई कारण बताइएगा। 4 नंबर का ये वाला भी हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद अथवा में हमारा क्वेश्चन है कि जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण के 2 उद्देश्य बताइएगा। तो प्यारे साथी ये 2 क्वेश्चन हमारे हैं भूगोल के, है ना। ये 2 क्वेश्चन हमारे हैं भूगोल के, ये 2 क्वेश्चन हमारे हैं इतिहास के। ठीक है, इतिहास के और भूगोल के। इसके बाद ये 2 क्वेश्चंस जो हमारे हैं ये 2 क्वेश्चंस हमारे हैं नागरिक शास्त्र के। ठीक है, नागरिक शास्त्र यानी बोले तो सिविक्स, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। ठीक है,
तो संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। 4 नंबर में आने वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया क्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितना हो सके हमको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कितने नंबर में आते हैं वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और कितने पेज में करके आना है। अगर हमें वो पता चल जाता है तो हम बेहतर तरीके से भाई 50 नंबर वाले क्वेश्चंस करके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार करिएगा। भारत में सामाजिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था मतलब ये हमारा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है भाई। आपने देखा कि 2 प्रश्न आएंगे इतिहास के, 2 प्रश्न आएंगे इतिहास के, 2 प्रश्न आएंगे भूगोल के, 2 प्रश्न आएंगे नागरिक शास्त्र के, और 2 क्वेश्चंस आपके अर्थशास्त्र के भी आएंगे। इसमें से चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भाई, तो अथवा में हमारा जो प्रश्न है वह ये है कि दैनिक जीवन में मुद्रा का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं दैनिक जीवन में, तो मुद्रा का जो किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उदाहरण सहित यहाँ पर आपको स्पष्ट करके बताना है। तो इसको आप तैयार कर लेना। ये तो हमारे हो गए 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमको लगभग 4 करने के लिए होते हैं। टोटल 16 नंबर में ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्णनात्मक यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि हमारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और ये 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पेपर में 24 मार्क्स के टोटल आते हैं। कितने मार्क्स के, 24 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। और हमारा जो टारगेट रहना चाहिए ना, हमारा टारगेट कि 24 के 24 नंबर में पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, और कितने पेज में करके आना है, तो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे 1.5 पेज में, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हम करेंगे 2 पेज में, बस इतना फर्क है। पहला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए, नहीं चलाए गए कर लो, चलाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 3 मुख्य सुझावों का उल्लेख कीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है बताइएगा, और भूमि निम्नीकरण के लिए उद्योग किस प्रकार उत्तरदायी होते हैं इसको भी बताइएगा। ये 2 क्वेश्चंस आपके इतिहास के हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। तो डेफिनेटली इनको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर तैयार करके जाना। इसके बाद 2 क्वेश्चंस हमारे आएंगे भूगोल के, 2-2 करके सारे क्वेश्चंस आएंगे, 2 भूगोल के, 2 इतिहास के, 2 इतिहास के, 2 भूगोल के। इसके बाद ये 2 क्वेश्चंस हमारे हैं नागरिक शास्त्र के। आप देखिए यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिएगा। राजनीतिक दल एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क ज़रूर कर लेना भाई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस और इसके बाद भूगोल की ये 2 क्वेश्चंस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, इन पर भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, अथवा में देखो एक क्वेश्चन रह गया था भाई, मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन रह गया था कि ये देखो अर्थशास्त्र रह गया था भाई, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 2 प्रश्न है कि मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है। मुद्रा जो होती है वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइएगा। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगारी को दूर करने के 3 तरीके बताइएगा जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके, तैयार कर लीजिएगा। तो ये हो गए अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस, ये आपके हो गए 6 नंबर वाले नागरिक शास्त्र के, 6 नंबर वाले भूगोल के 2 क्वेश्चंस और इतिहास के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल इस तरीके से आपको पेपर में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और लगभग एक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 पेज के अंदर करके आना है। और हमारा टारगेट रहना चाहिए भाई कि सभी के सभी प्रश्न हमको अपने लिमिटेड समय के अंदर समाप्त कर देने हैं। ठीक है, अब देखो पेपर में जो अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलेगा वह आपका मानचित्र वाला होगा।
ये मानचित्र भी हमारे पेपर में 10 नंबर का आता है। तो 10 नंबर बहुत होते हैं, पर ये 10 नंबर भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मानचित्र बहुत ज़्यादा कठिन आता है। 5 मिनट दीजिएगा, मानचित्र खल्लास। पेपर में मानचित्र के 2 प्रश्न संख्याएं आती हैं, 2 प्रश्न संख्याएं आती हैं भाई। सबसे पहली प्रश्न संख्या 9A होती है, दूसरी 9B होती है। अगर मैं 9A की बात करता हूँ, 9B की बात करता हूँ, तो 9A में प्यारे साथी हमारे हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपके भूगोल का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी। भूगोल का मतलब जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले ये 5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सन जरूर याद कर लेना भाई, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन बहुत बार हुआ है। तो जब सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भाई, उस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उस हिसाब से अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। यहां पर देखो कलकत्ता, ठीक है। और कलकत्ता देखो पहले के समय में था, आज के समय में कलकत्ता कोलकाता बन चुका है। दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो वह हमारा अहमदाबाद है। क्या है भाई? अहमदाबाद। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, ठीक है। तो कार्यक्रम को स्वीकार किया गया कहां पर? नागपुर में। तो वह स्थान जहां पर असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसको स्वीकार किया गया, तो नागपुर में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम, इसको नोट कर लीजिएगा, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई अमृतसर में हुआ। तो देखो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताए। अब जरा ध्यान से सुनना। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र द्वारा नाम सहित, सबसे पहली कंडीशन कि भारत का जो मानचित्र मिलेगा, पेपर में मिलेगा आपको भारत का मानचित्र, ओके, तो उस भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है 1 नंबर सही आंसर बताने का और 1 नंबर सही दर्शाने का मिलेगा। तो एक क्वेश्चन अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं, 1 नंबर में, एक क्वेश्चन में 1 नंबर पूरा लेना है, तो सही आंसर और सही तरीके से भरोगे भारत के मानचित्र में, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं सही से भरा तो आधा नंबर कट जाएगा, और अगर आपने सही से क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पर आपका 0.5 प्लस 0.5 मार्क्स होगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे पेपर में हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा मानचित्र का, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 9 भी है। यहां पर आपको जियोग्राफी यानी बोले तो भूगोल के 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। भूगोल के 5 क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइएगा। लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। देखो भूगोल थोड़ा सा डिफरेंट है। भूगोल में हर क्वेश्चंस के लिए अपना पार्टिकुलर एक चिन्ह दिया जाएगा कि इस पार्टिकुलर चिन्ह द्वारा आपको इस तरीके से भारत के मानचित्र में इसको दर्शाना है। जैसे कि एग्जांपल, लौह इस्पात को आपको इस वाले चिन्ह द्वारा भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो लौह इस्पात का कोई एक क्षेत्र मैं आपको बताता हूं भाई, कोई एक केंद्र मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आप जमशेदपुर कर लो, ठीक है। तो जमशेदपुर आपका हो जाएगा। रांची नगर को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। तो रांची का कोई नगर, तो रांची में आप लोग कोई भी रांची नगर कहाँ पे है? तो झारखंड में। तो अगर मैं रांची की बात करता हूँ तो झारखंड में है, ठीक है। तो रांची को आपको झारखंड में दर्शाना है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बता दूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके जो भी राज्य हैं, देखो जो भी स्थान है, स्थान तो आपको पता ही होना चाहिए।
इसके साथ साथ राज्य भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राज्य में आपको दर्शाना है। तो जमशेदपुर आपका झारखंड में भी पड़ता है, जमशेदपुर आपका झारखंड में ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, तो कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र आप लोग बता देना, महाराष्ट्र में पड़, जो भी महाराष्ट्र में है बहुत सारे, तो महाराष्ट्र में बता देना, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ओके। ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को कुछ इस तरीके से कहाँ से होकर के जाती है, इस तरीके से आप दर्शाएंगे। तो ये आपकी सबसे पहले तो जाती है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर ये बहते 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 फिर ये आ जाती है आपके गुजरात में, ठीक है। तो बहते 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 फिर असम, तो मतलब इस तरीके से 2 से 3 राज्यों से होकर के ही जाती है। तो इस तरीके से आपको दर्शा देना है। तो इस तरीके से आपके पूरे कंप्लीट सोशल साइंस के पेपर को मैंने इस क्लास के अंदर बताया।